नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ये मुलाकात लखनऊ स्थित सीएम आवास पर हुई। हालांकि दोनों के बीच ये औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो एक दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी थे और इस दौरान लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की, जिसकी तस्वीर भी साझा की अपने ट्विटर हैंडल से। तो लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात रही और इस मुलाकात के दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच दोनों प्रदेशों को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये उत्तर प्रदेश का दौरा था, जिसमें लखनऊ पहुंचे हुए थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां निजी कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की। और इस मुलाकात के दौरान कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे जो दोनों प्रदेशों के बीच रहे, उन मुद्दों पर बातचीत की। ये तस्वीर भी साझा की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तस्वीर साझा की। इसके साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ये तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि ये शिष्टाचार भेंट, जहां कई अहम मुद्दों पर दोनों प्रदेशों के रिश्तों को लेकर ये बातचीत, किस तरह से और प्रगाढ़ ये रिश्ते हों। तो दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच ये महत्वपूर्ण मुलाकात लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात रही। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी थे। इस दौरान शादी समारोह में जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, इसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात का उनका कार्यक्रम था। इस दौरान मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की, एक पौधा उन्हें भेंट किया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। इस दौरान शादी समारोह के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात रही। बेहद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की गई, इसका जिक्र किया उन्होंने। जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लखनऊ से बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। वो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले एक छात्रावास में वो रहते भी थे और जो हॉस्टल कल्चर है उससे वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। हॉस्टल लाइफ छोड़ के ही वो कभी पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के ओएसडी बने और इसके बाद से वो अपने राजनीतिक जीवन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है। सामान्य विषयों पर चर्चा के साथ साथ दोनों राज्यों के विषयों पर भी कुछ चर्चा हुई है। शाम को उत्तराखंड से जुड़े एक संगठन के कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए और कल जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक, उनके परिवार के एक वैवाहिक कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की थी। मुख्यमंत्री इस वक्त थोड़ी देर पहले तक लखनऊ में ही थे, जो हमारी जानकारी है। हालांकि उनका भी अगला कार्यक्रम आना बाकी है और उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश बड़ा भाई भी है और उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर उत्तराखंड भी बना है और दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मुलाकात के निश्चित तौर पे कई मायने हैं और ये बहुत अहम मुलाकात भी मानी जा रही है। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के दयानंद आश्रम में विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अपने परिवार के साथ पहुंची, जहां पर स्वामी दयानंद महाराज की समाधि पर माथा टेका और संतों को भंडारा कराया। आपको बताते चले कि विराट कोहली ऋषिकेश के दयानंद आश्रम में अपनी पत्नी अनुष्का और बेटी के साथ सोमवार शाम को पहुंचे। उन्होंने यहां गंगा आरती की और सुबह पूजा हवन के साथ संतों को भंडारा कराया। उनसे मिलने उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी पहुंचे। अन्य यहां के उद्योगपति भी उनसे मिलने पहुंचे।
तो विराट और अनुष्का ने संतों का भंडारा कराया और देखिए ये तस्वीर आपको ऋषिकेश से दिखा रहे थे। तो लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप से अपडेट ले लेते हैं। सुदीप, विराट और अनुष्का लगातार देखिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हुए, तमाम ऐसी तस्वीरें साझा करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच ऋषिकेश पहुंचे जहां पर भंडारे का भी कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। क्या कुछ उनका पूरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा, इसके साथ ही क्या अभी वो उत्तराखंड में ही मौजूद हैं? जी देखिए, कुछ दिनों पूर्व की ही बात है जब भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और अपनी धर्मपत्नी जो कि फिल्म अभिनेत्री भी हैं जी। अनुष्का शर्मा उनके साथ बाबा नीम करौली के धाम गए थे, कैंची धाम जो कि नैनीताल जिले में आता है। बाबा के दर्शन करने के बाद वो वापस मुंबई लौट गए थे। 1-2 दिन का उनका कार्यक्रम उत्तराखंड में उस वक्त था और जी। कल ये दोबारा दयानंद स्वामी जी के आश्रम में पहुंचे हैं और इस आश्रम में वो पूर्व में भी आते रहे हैं। उनकी बड़ी आस्था है और बड़ी संख्या में अपने जो समर्थक हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। सेल्फी फोटो आदि का भी सिलसिला चला। जी। विराट कोहली का यूं तो ये दौरा बड़ा गोपनीय था, परंतु उसकी जानकारी हो चुकी थी क्योंकि वो एयरपोर्ट उतरे और किसी ना किसी प्रकार से उनकी ये जानकारी लोगों तक आ गई कि विराट कोहली एक बार फिर से उत्तराखंड आए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले का अपडेट ये है कि वो अभी आश्रम और उसके आसपास के ही क्षेत्र में है और वो सुबह कुछ देर के लिए अनुष्का शर्मा के साथ पैदल घूमने भी गए थे। जी। इस वक्त कुछ देर पहले तक उनकी लोकेशन ऋषिकेश और आसपास की है। जानकार ये बता रहे हैं कि आज शाम तक वो वापस मुंबई जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं देहरादून आरके सुधांशु ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की है। प्रमुख सचिव वन और लोक निर्माण विभाग आरके सुधांशु ने बोला कि वनों में आग लगना बड़ी समस्या है। जंगलों में आग की घटनाएं रोकने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधिकारियों का भी सहयोग लेंगे। आग की घटनाएं रोकने के लिए QRT टीम और पुलिस में भी कोऑर्डिनेशन होगा। नेपाल सीमा पर बनेगी 4 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क, 2 साल में होगा इसका निर्माण। उत्तराखंड में फॉरेस्ट सीजन से पहले ही राज्य सरकार के सीनियर ऑफिसर जो प्रमुख सचिव वन हैं उनके द्वारा वनों में अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए आदेश दिए गए हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रमुख सचिव आरके सुधांशु साहब हैं। सर, आज आपने निर्देश भी दिए हैं वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए, तो सर इस बार क्या खास प्रयास होंगे? पिछली बार हमने देखा बहुत बड़े पैमाने पर जंगल जल गए, हालांकि तैयारियां पिछली बार भी थी। देखिए, ये हमारे लिए वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या है, खास करके उत्तराखंड में जहाँ वन का आच्छादन लगभग 70% के करीब है। तो हमारे लिए ये और चिंता का विषय है। इसी वजह से हम लोगों ने अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दी है। और जहाँ तक इक्विपमेंट दिए जाने का सब प्रश्न है, इसके लिए भी हम लोग वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ जिलाधिकारियों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पूर्व में भी जिलाधिकारियों का हमारा पिछले वर्ष काफ़ी सक्रिय सहयोग मिला था। और इस बार भी हम लोगों ने उनको एक तो क्लियर डायरेक्शंस दिए हैं जिलाधिकारी को उत्तराखंड शासन की ओर से, और साथ में उनसे ये अपील भी किया गया है कि मतलब उनका सक्रिय भागीदारी इसमें अत्यंत आवश्यक है। और इसी को देखते हुए पूरा एक SOP, एक गाइडलाइंस, एक निर्देश जारी किया गया। सर, इसमें पुलिस का भी कुछ रोल होगा क्योंकि कुछ स्थानों पर पुलिस को भी सूचना पहले आ जाती है। पुलिस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा? निश्चित तौर पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे पुलिस भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है, तो उसी तरह से हमारी QR टीम, क्विक रिस्पांस टीम फॉरेस्ट की भी है। तो आपस में उन लोगों को कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है और उसके लिए भी हम लोग उसमें सक्रिय हैं कि किस तरह से पुलिस विभाग का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त किया जा सके। सर, एक और बड़ी खबर है कि उत्तराखंड के बनबसा से, जो कि चंपावत मुख्यमंत्री जी की विधानसभा भी है, को नेपाल जोड़ने के लिए 4 किलोमीटर की एक नई सड़क आ रही है जो कि 4 लेन सड़क होगी। अभी तक हम नेपाल जाते तो थे, पर एक पुराने पद्धति के जो रास्ते हैं झूला पुल आदि होते हुए या झील को होते हुए जाते थे, ये सर नई सड़क बनने जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो नेपाल की कनेक्टिविटी है उसको किस तरह से भारत के साथ जोड़ा जाए, उसके लिए NHAI को ये कार्य सौंपा गया है। और लगभग 4-4.5 किलोमीटर की ये सड़क है, 4 लेन सड़क है जो कि अगर देखा जाए चंपावत को, टनकपुर को नेपाल से जोड़ेगा। जिससे 4 लेन होने से इसका फ़ायदा ये है कि किस तरह से जैसे जो आर्थिक एक तरह से कॉरिडोर की बात हो रही है
किस तरह से दो देश आपस में जुड़े, ये इससे एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। सर, कब तक ये सड़क बनना शुरू होगी, कितने का ये प्रोजेक्ट है और अभी तक इसका क्या अपडेट है? मैं बताना चाहूँगा कि इसमें राज्य सरकार की ओर से जो भी फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र की बात थी, वो सारी चीज़ें राज्य सरकार के स्तर से फैसिलिटेट की गई, और यही वजह है कि जो फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र का केस था वो उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। NHAI के द्वारा टेंडर भी अवार्ड कर दिया गया है, और चूंकि 4 लेन सड़क है और दो देशों के बीच का है, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2 वर्षों में इसकी ये पूर्ण हो जाएगा। तो ये थे प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, जिन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है कि हिंदुस्तान से नेपाल को जोड़ने के लिए बनबसा से 4 लेन सड़क बनने जा रही है और इसकी सभी जरूरी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अगले 2 वर्ष में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्टेनोग्राफी भर्ती परीक्षा पास कर चुके युवा ज्वाइनिंग के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। हालत ये है कि अब युवा ज्वाइनिंग के लिए मंत्रियों के चक्कर भी काट रहे हैं। चयनित युवाओं ने रोजगार मंत्री सौरभ बहुगुणा से मिलकर अपना विरोध दर्ज कराया और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। सुदीप, लगातार युवाओं को देखा जा रहा है जिस तरह से UKSSC परीक्षा को लेकर जो लोग इस परीक्षा को पास कर चुके हैं वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, और इसी तरह एक और मामला सामने आया है जहां स्टेनोग्राफी परीक्षा में जो परीक्षार्थी पास हो चुके हैं उनकी ज्वाइनिंग को लेकर सब सवाल खड़े हो रहे हैं, जिससे युवाओं में भी रोष देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए स्टेनोग्राफर्स हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी पूर्ण हो चुका है और 8 माह से सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए तड़प रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि UKSSC को जिसके अध्यक्ष हैं GS मार्तोलिया, उनको विभागों को केवल चयन संस्तुति या यूं कहें विभागों की मांग के सापेक्ष जानकारी मात्र भेजनी है, और ये कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है जितना इतने दिन से हम भी UKSSC या लोक सेवा आयोग को देख रहे हैं कि इतना बड़ा या इतना कठिन ये प्रक्रिया नहीं है, बावजूद इसके देरी हो रही है। युवाओं ने इस बाबत आज जो कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, उनसे भी बातचीत की है। सौरभ बहुगुणा ने पहले UKSSC के सचिव फिर चेयरमैन GS मार्तोलिया से भी फोन पर बात की और ये अनुरोध किया है कि बच्चों की ज्वाइनिंग में जो देर हो रही है कृपया अब इस विलंब को न रोकें। छात्रों का कहना है कि GS मार्तोलिया कहते थे कि 2022 को पार नहीं होने देंगे और 2023 आ चुका है, ये जनवरी का माह चल रहा है और जनवरी समाप्ति की ओर है, बावजूद इसके उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा है। आखिर इतने समय तक वो बेरोजगार बैठे हैं, घर से लेकर मित्र और उनकी रिश्तेदारी में भी सवाल जवाब होने लगे हैं कि आखिर आपकी नौकरी क्यों नहीं लग पा रही है, क्या आप में कोई कमी है या कोई डॉक्यूमेंट आपका गड़बड़ है। तो इस प्रकार के भी सवालों से युवा परेशान हैं, लिहाजा वो अब मंत्रियों के संपर्क में भी आ रहे हैं और यमुना कॉलोनी भटक कर अपना पक्ष रख रहे हैं। देखना होगा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इनके भविष्य को लेकर क्या निर्णय लेता है और आखिर कब तक इनकी ज्वाइनिंग पूर्ण होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस जानकारी को देने के लिए। तो इस बीच लगातार देखिए युवाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या कुछ स्टेनोग्राफर में जो पास कर चुके छात्र हैं उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारा इतना टाइम हो गया है DV वगैरह होने के बाद भी हम लोग आज अभी भी यहाँ पे भटक रहे हैं। वो रीज़न सिर्फ यही है कि अध्यक्ष जी या मतलब जो आयोग है वो अपना अभी तक हमें एक फिक्स डेट नहीं दे रहे हैं, या फिर हमें मतलब सही तरीके से हमें ये जानकारी नहीं दे रहे कि हमारा काम कब तक होगा। हमें जो है बार बार लटकाया जा रहा है। हम अगर वहाँ मिलने जाते तो अध्यक्ष जी हमसे मिलते नहीं है ढंग से, तो हम कैसे मतलब हमें फिर जो है यहाँ इधर उधर भटकना पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो अध्यक्ष है वो एक बार हमको ये जानकारी दे दे कि हमारा कार्य जो है हो रहा है, या ढंग से हमें ये जानकारी दे कि हमारा कार्य चल रहा है। लेकिन वो जो है अभी बोलता है इनका काम चल रहा है, अभी उनका काम चल रहा है। हमारा तो इतना काम भी नहीं है, हमारा तो DV भी हो चुका है, सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ फाइल जो है हमें हमारी जो संस्तुतियाँ है सिर्फ विभागों में जानी है, और वो सिर्फ इतना काम करने के लिए भी हमें इतना लटकाया जा रहा है। अभी तक कितना समय हो गया? 8 महीने हो चुके हैं DV को।
8 महीने डीवी को हो चुके हैं, अब तो 1 साल रिजल्ट को भी हो जाएंगे, हो चुके हैं हमारे। परेशानी यही है कि आयोग बिल्कुल बहुत ही लचर प्रवाही मतलब कार्यवाही से ही काम कर रहा है। और अभी मतलब आयोग बिल्कुल बहुत ये कहीं कहीं हवाला दे रहा है कि हमारे पास कर्मचारी कम है, धीरे से काम होगा। तो सर एक बहुत लंबा समय हो गया, एक लंबा लगभग एक अरसा हो गया पूरा भर्ती प्रक्रिया को मतलब रिजल्ट आए हुए। तो हमें लग रहा है कि सर मतलब काफ़ी इतना मतलब हमने इतना स्ट्रगल किया। पहले उन्होंने पहले कुछ और संवाद किया कि कुछ भर्तियां निरस्त की, ये किया। तो उन बीचों से हम उभर के हमने बीच में सारे काफ़ी धरना प्रदर्शन किया, तब जाके कुछ हमारी भर्तियों में कुछ उन्होंने सुध ली। नहीं तो मतलब कुछ अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करने को तैयारी नहीं है। बच्चे रोड पे हैं, रोड पे आके आंदोलन कर रहे हैं, तब जाके कुछ ना कुछ निर्णय मिल रहा है हमें, तब कुछ हमें पता चल रहा है। और ये तो आयोग का काम है, आयोग को अपने आप ही हमें संवाद जारी करके बताना चाहिए कि आपकी कार्यवाही इतने अगले महीने से शुरू होगी, या ये चीज़ है ये अब से शुरू होगा। कब तक आपका ये लगा हुआ है कि अभी एलटी का काम ही चल रहा है। तो पुराने जब से समिति बनी, कुछ भी चला, तब से क्यों एलटी का काम ही चल रहा है। 4-6 महीने हो गए तब से एलटी का काम इतना ज़्यादा है। तो आपने मतलब अन्य भर्तियां, ऐसा तो नहीं कि पहले से भर्तियां नहीं हुई आयोग में, पहले एक साथ 2-3 भर्तियां नहीं हुई, सब भर्तियां हुई, सबका रिजल्ट 2-2 3 का रिजल्ट एक साथ आता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी भर्ती बिल्कुल कुछ स्पेशल है। हमारा तो डीबी हो रखा है, हमारे केवल चयन संस्तुति भेजनी है। तो हम इसी प्रक्रिया के जानने के लिए ये करें कि आप हमें जल्दी से नियुक्ति दी जाए। इतना बहुत लंबा समय हो गया, 3 साल भर्ती को हो चुका है, इसलिए। सबसे पहला बिंदु तो सर हमारा यही है, सबसे ठोस बिंदु ये हमारा है। जितनी भी अभी तक 8 भर्तियों की इन्होंने ये एसआईटी जो इन्होंने बैठाई थी, उसमें सबसे पहले हम लोग का था। और आपको मैं सबसे प्रमुख बिंदु ये बताता हूँ कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिसे बोलते हैं अभिलेख सत्यापन, हुए 8 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, परंतु नियुक्ति का कुछ अता पता नहीं है। हमने आप ही के चैनल के माध्यम से उनका इंटरव्यू सुना था, मारतोलिया जी का। उन्होंने ये बोला था कि भाई मैं इसे 2023 तक नहीं जाने दूंगा। आप ही के चैनल से उन्होंने ये दिया था इंटरव्यू कि मैं ये जितने निपटारे हैं, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ कि मैं जितनी भी ये भर्तियाँ जो भी निपटारा मैं 2022 के बाहर नहीं जाने दूंगा, 2022 के अंत तक मैं इनको निपटा दूंगा। लेकिन सर आज आप मेरे पास हैं और मैं आपके फिर से इंटरव्यू दे रहा हूँ सर। 2023 भी आ गया और 2023 का जनवरी भी पूर्ण हो चुका है, फरवरी में हम आगे खड़े हैं। आप देख रहे हैं सर कि कल हम लोग गए थे आयोग में ना अध्यक्ष साहब थे ना सचिव साहब थे। वहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है सर? आपको पता है वहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो एक काम पहले हम करते थे उसे अब 5 दिन लग रहा है। तो सर ये हमारी गलती है? आपके पास इतना समय था, आप यहाँ पे आए, 3 महीने से यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया, आप चेयरमैन हैं, आईपीएस रिटायर्ड हैं। आपके पास ये सब चुनौतियाँ तो आपने पहले भी झेल रखी होगी। आपकी एज हो रही है 62, अभी तो हम लोग उस एज में जा रहे हैं। आपको पता था कि कैसे अभी आगे जो भी भर्तियाँ कैसे इनकी संस्तुतियों को प्रेषित करनी है, लेकिन बट अभी तक धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है, जस की तस स्थिति बनी हुई है। तो सर मैं आपसे भी यही निवेदन करता हूं सर, अगर आप मारतोलिया जी से या सचिव जी इंटरव्यू लेते हैं तो सर स्पेशली सर ये कहिएगा कि ये जो स्टेनो अभ्यर्थी हैं इनकी तो डीवी एलटी तथा ये जो 8 भर्तियां उनसे पहले 8 महीना हो गया इनका अभिलेख सत्यापन हुए, और 109 बच्चे इनका क्यों नहीं भाई, इनकी संस्तुति क्यों नहीं जा रही है? क्या यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारा सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने मंगलवार को विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हम प्रदेश के 1200 जगहों पर वित्तीय जागरूकता गोष्ठी करने जा रहे हैं। इस गोष्ठी का मकसद यही है कि राज्य सरकारें किसानों के लिए जो कार्य कर रही हैं उसके बारे में आम जनमानस को जागरूक किया जाना है। इसके साथ ही 15 फरवरी से 15 मार्च तक मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के हर जिलों में लॉन्चिंग की जाएगी, जिसको लेकर धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर जाकर किसानों से संवाद स्थापित करेंगे। समीक्षा बैठक जो हम लोगों ने की है उसमें पूरे राज्य में 1200 स्थानों पे हम वित्तीय जागरूकता गोष्ठी करने जा रहे हैं, और इसमें जो राज्य सरकार जो है किसानों के लिए काम करे इसके बारे में बताया जाएगा। साथ में हम डिजिटल बैंकिंग की ओर भी जा रहे हैं, हम केटीओ की तरफ भी जा रहे हैं, और साथ में 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के बीच में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की हर जिलों में लॉन्चिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री जी खुद किसानों से वहाँ संवाद करने जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारा देश का पहला राज्य है जो कि पैक्स कंप्यूटराइजेशन करने भी जा रहा है।
आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का जन्मदिन है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मंत्री गणेश जोशी के आवास पर उन्हें बधाई देने पहुंचे, जहां पर मंत्री गणेश जोशी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर स्वयं सहायता समूह की कई महिलाओं को लगभग 20 लाख के चेक वितरित किए गए। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि जन्मदिन चाहे मेरा हो या मेरे परिवार का हो, हम हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ इस खुशी को बांटते हैं। साथ ही मंत्री जोशी ने कहा कि आज 36 स्कूलों में स्वेटर और कंबल बांटे जा रहे हैं और कई स्कूली विद्यार्थियों को कंप्यूटर भी वितरित किए जाने हैं। मैं हमेशा गरीब व कमजोर लोगों के बीच में मनाता हूं, क्योंकि मैंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है। आज 36 विद्यालयों में हम बच्चों को स्वेटर वितरित कर रहे हैं, जिसमें से एक दो विद्यालयों में मैं भी जाऊंगा, कई जगह मेरी बेटी जा रखी है। वहीं कुछ स्कूलों को हम कंप्यूटर दे रहे हैं। ब्लाइंड स्कूल में भी एक कार्यक्रम ब्लाइंड बच्चों के साथ में मनाने का रखा है। और आज SDFC के माध्यम से जो हमारे स्वयं सहायता ग्रुप की बहनें हैं, जो अपना रोजगार करना चाहती हैं, अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हैं, लगभग 20 लाख रुपए के चेक SDFC के माध्यम से आज मैंने यहाँ पर वितरित किए हैं। देहरादून में RTA की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में तय हुआ कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जितने भी सार्वजनिक वाहन हैं उनमें डस्टबिन और डस्ट बैग रखना अनिवार्य होगा। सभी सार्वजनिक वाहनों में VLTD लगाना अनिवार्य होगा, जिससे वाहनों की ट्रैकिंग परिवहन विभाग का हेडक्वार्टर से किया जा सके। बैठक के निर्णय लिया गया कि 31 जनवरी तक विक्रम चालकों को टाटा मैजिक का अप्लाई करने की अंतिम तिथि है, लेकिन विक्रम चालकों के अनुरोध पर अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए 31 मार्च तक वाहन खरीद सकते हैं। इसके साथ ही 28 फरवरी तक विक्रम चालक का आवेदन कर सकते हैं। कोर्ट द्वारा जो बसों के संचालन 34 बसों का संचालन रोक दिया गया था, उस पर नए सिरे से परमिट मांगने के लिए कहा था, तो उसकी लास्ट डेट 30 नवंबर थी। उस दौरान 2 लोगों ने परमिट के लिए अप्लाई किया गया है और उनके परमिट पास हो गए हैं। एक रोड के एक्सटेंशन के लिए भी डिमांड करी गई थी, जिस पर कि आपत्ति मांगी गई थी। आपत्ति मिलने के बाद उस रोड के एक्सटेंशन को भी RTA ने एक्सेप्ट कर लिया है, ताकि आम जनता को किसी तरह की असुविधा ना हो। VLTD पैसेंजर वाहनों में VLTD लगाना और डस्टबिन रखने के लिए जो माननीय हाईकोर्ट का भी निर्देश था, उसमें इस पर भी निर्णय ले लिया गया है कि इनको परमिट की कंडीशंस का पार्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा जो विक्रम और डीजल के विक्रमों को और ऑटो को बाहर करने की जो नीति थी, उसके अंतर्गत अब डेट 31 मार्च 2023 10 साल से पुराने वाहनों के लिए और 10 साल से नए वाहनों के लिए 31 दिसंबर 2023 की निर्णय जो लिया गया था वो वैसा ही। परिवहन निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं और 31 जनवरी की रात के चक्का जाम भी करने वाले हैं। इसको देखते हुए परिवहन विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देहरादून RTO सुनील शर्मा का कहना है कि इसके लिए 3 क्षेत्र बांटे गए हैं। पहाड़ी, मैदानी और अन्य राज्यों में जाने वाले यात्रियों को किसी भी दशा में आवाजाही में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। परिवहन निगम के ऐसा संज्ञान में आया, परिवहन निगम के कर्मचारी लोग हड़ताल पर हैं और 31 जनवरी से रात्रि से चक्का जाम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों की पूरी तैयारी है और हमने 3 क्षेत्र बांटे हुए हैं। एक पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा मैदानी क्षेत्र, तीसरा अदर राज्यों में जाने वाले, उनके लिए हमने पर्याप्त बसों की व्यवस्था कर रखी है। किसी भी दशा में आम जनता को बस के लिए परेशान या आने जाने के लिए परेशानी नहीं होने दी जाए। परिवहन निगम रुद्रप्रयाग जिले में स्थित मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से विश्वविख्यात चोपता में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में सैलानी चोपता दुगलबिट्टी पहुंचने लगे हैं। ऐसे में जहां पर्यटन बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं, तो स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि बर्फबारी होने से सैलानियों की भरमार चोपता में लगी रहेगी। तो बर्फबारी से चोपता की निखरी खूबसूरती, जहां सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और इस बर्फबारी से
स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। लगातार बर्फबारी से, सैलानियों के आने से स्थानीय लोगों के चेहरे खिले हैं। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ, और बर्फ़ भी देखने लगे हैं अच्छे से। मौसम भी बहुत अच्छा है। काश कल बर्फ़ का मिल जाए, बर्फ़ का देखा मिल जाए, तो यही है हमारी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।